क्यों? मैं संजय भारद्वाज। आपको कल मैंने बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर पढ़ाना शुरू किया था पॉलिटिकल साइंस का, और भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं उनको हमने पढ़ना शुरू किया था। पहला विचारक जो है मनु है, और मनु के आज हम पढ़ेंगे राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार, और फिर हम मंडल सिद्धांत को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ये होगा, फिर दूसरा पार्ट होगा षाडगुनी नीति, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। कल का जैसे आपको अच्छा लगा होगा, आज भी उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको अच्छा लगेगा और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस बात से परिचित थे कि राज्य का संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए कोष की महती आवश्यकता होती है। इसलिए मनु के द्वारा राजकोष या राज्य की आय के प्रमुख साधन थे बली, विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क, बाजार या हाट में व्यापारियों द्वारा बिक्री को लाई गई वस्तुओं पर चुंगी, और दंड कर मतलब जुर्माना। तो इनमें प्रथम कर व्यवस्था ही महत्वपूर्ण साधन है, और मनु ने इसकी विस्तार के साथ विवेचना की है। अब मनु का राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है, उसमें मनु के आर्थिक विचार इस बात से शुरू होते हैं कि राजा को बगुले की तरह चिंतन करना चाहिए। राजा को राज्य संचालन के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना वे प्रशासन नहीं चला सकता। इसलिए मनु ने करों की व्यवस्था की है। मनु के अनुसार राजा को कर भी कम लगाना चाहिए। कर कौन से लगाने चाहिए? बलि, शुल्क, दंड और भाग। बलि एक विशेष प्रकार का कर होता है जो भूमिपतियों पर लगाया जाता है। ये जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। शुल्क वह कर होता है जो व्यापारिक वस्तु पर लगाया जाता है, इसे हम चुंगी कह सकते हैं। दंड में राजा या उसके अधिकारियों द्वारा अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने सम्मिलित थे। मनु के अनुसार दंड को राजकोष में अवश्य जमा कराना चाहिए और उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। भाग उस कर को कहते हैं जो मनु के अनुसार भूपतियों से भूमि कर के रूप में राजा लेता है। इसे आजकल लगान कहते हैं। ये उपज का 1/4 तक लिया जा सकता है। इसके अलावा मनुस्मृति में तटकर, राजपथ कर, पशु कर, शिल्प कर जैसे आधुनिक करों का भी वर्णन किया गया है। तटकर नदी नालों पर लगता था, परंतु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थी और सन्यासियों को कर से मुक्त रखा गया था। राजपथ कर उन व्यक्तियों पर लगता था जो राजमार्ग का किसी न किसी रूप में उपयोग करते थे। पशु कर पशुओं पर लगाया जाता था, और मनुस्मृति में उत्पादन पर भी उत्पादन कर का प्रावधान है। मनु का मत है कि कर इस प्रकार वसूल किए जाने चाहिए जिससे गरीब जनता पर कर का भार कम पड़े और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार अधिक पड़े। मनु कहते हैं कर ना लेने से, राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए राजा के द्वारा प्रजा से कर वसूलने का कार्य निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मनु के अनुसार कर लेने का उद्देश्य और आधार प्रजा की रक्षा करना है। इसलिए राजा द्वारा लेने के बदले प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए, और कर भी इसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए। इसमें यह भाव निहित है कि यदि राजा प्रजाजन की रक्षा करने में असमर्थ है तो उससे प्रजाजन से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है लाभ पर कर का सिद्धांत। इसका आशय है कि किसी व्यवसाय में सभी प्रकार के व्यय देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ प्राप्त होता है उस पर ही कर लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार मनु का विचार है कि मूलधन एवं व्यवसाय संबंधी कार्यों में लगे हुए धन को कर मुक्त रखा जाना चाहिए। तीसरा है राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा के लिए यह जरूरी है कि उसके कारण राष्ट्र को संपन्न बनाने हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए ही कर लगाए जाने चाहिए। चौथा है व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। राजा के द्वारा प्रजाजन से इस प्रकार वसूल किया जाना चाहिए कि कर देने में प्रजाजन को किसी प्रकार की कष्ट का अनुभव ना हो। मनु के अनुसार जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक कर निषेध सिद्धांत। मनु इस बात के विरोधी हैं कि राजा प्रजाजन पर उसकी सामर्थ्य के बाहर कर लगाए। उसके अनुसार जो राजा मूर्खतावश अपने अधीन प्रजाजन से अधिक कर वसूल करता है वह स्वयं अपना और अपने बंधु बांधवों का नाश करता है। अब हम मनु की परराष्ट्र नीति और मंडल सिद्धांत को समझते हैं। मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया जिनके आधार पर एक राजा या राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित किए जाने चाहिए। इसमें पहला आता है मंडल सिद्धांत और फिर दूसरा आता है षाडगुण्य नीति। मंडल सिद्धांत क्या है?
मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा मतलब विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा होता है और विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राजा स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। तो विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वे अरि शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र होता है। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरि मित्र, इसी प्रकार से क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली ये आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पाषाणी ग्रह पीछे का शत्रु है और पाषाणी ग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांदा शत्रु का शत्रु अर्थात पेट का मित्र है। इससे आगे के 2 राज्य पाषाणी ग्रह सार मतलब पाषाणी ग्रह का मित्र और आक्रांदा सार आक्रांदा का मित्र है। इसी प्रकार पेट के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पाषाणी ग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांदा पाषाणी ग्रह का पड़ोसी होने के कारण पाषाणी ग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य हैं, मध्यम तथा उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा होता है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दिशा में वे उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिले होने की दिशा में वे प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। इस राज्य मंडल और मंडल सिद्धांत को हम जो चित्र बनाया हुआ है आपके सामने, उसके आधार पर हम भली भांति से समझ सकते हैं। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु इस बात का निर्देश देता है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। तो राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राज्य मंडल में संतुलन, शक्ति संतुलन को आघात पहुंचने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए राजा को ऐसी नीति और योजना बनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वे उसके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखें और सुदृढ़ करें। मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को कमज़ोर करें और शत्रु राज्यों को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस न कर सकें। अब हम आपको एक बार इसको और अच्छे तरीके से समझाते। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया परराष्ट्र नीति और संबंध में मंडल सिद्धांत। तो ये मंडल सिद्धांत जो है इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे शुरुआत होती है विजिगीषु राजा। विजिगीषु का मतलब है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो मनु कहता है कि जिस राज्य की सीमाएं दूसरे राज्य के साथ मिलेंगी तो वह स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु होंगे। तो विजिगीषु का जो पड़ोसी राजा है वो कहलाएगा अरि। अरि मतलब शत्रु। अब हम उदाहरण के लिए अगर विजिगीषु को अपना देश भारत मान लेते हैं तो 5 इधर और 5 इस साइड, मतलब अगर हम इस तरीके से खड़े होते हैं तो मेरी पीठ की तरफ के 5 देश और मेरे आगे के 5 देश 10 हो गए और 2 देश ऊपर, मतलब ये टोटल 12 देशों का राज्य मंडल है। तो अब ये शुरुआत होती है विजिगीषु राजा से। तो विजिगीषु राजा मतलब भारत हो गया। भारत के पास में कौन सा देश है? अरि मतलब शत्रु। तो हमारा शत्रु कौन हुआ? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पड़ोस में कौन है? अरि शत्रु।
अरि शत्रु मतलब जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त हो गया। तो ये विजिगीषु का मित्र मतलब भारत का मित्र कौन हो गया? अफगानिस्तान। उदाहरण देखते जाइए। फिर अफगानिस्तान के का शत्रु कौन हो गया? अरि मित्र। अरि का मित्र मतलब पाकिस्तान का मित्र हो गया ईरान, ये हो गया अफगानिस्तान का शत्रु। ठीक है। अब अरि मित्र के आगे आप जाओ तो ये है उदासीन। उदासीन जो राज्य है ये अरि शत्रु हो सकते हैं। अरि शत्रु मतलब पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं और भारत का मित्र हो सकता है, या अरि मित्र मतलब हमारा विजिगीषु का दुश्मन हो सकता है। तो ये उदासीन जो देश होते हैं ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि जिनकी सीमाएं तो नहीं मिल रही हैं इन दोनों देशों के साथ, लेकिन ये अकेले इन लोगों से निपट सकते हैं। तो जैसे हम मान लें USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इतना शक्तिशाली है कि वो भारत पाकिस्तान दोनों से निपट सकता है या भारत की सहायता करके पाकिस्तान को निपटा सकता है। और यह हम मान लें टर्की, भारत से बहुत दूर है और ये भारत से लड़ाई लड़ने की कुव्वत रख सकता है क्योंकि ये पाकिस्तान का दोस्त हो गया है। अब इस साइड अगर हम आते हैं, जो पीठ के देश हैं, पीठ के देश में अब भारत विजिगीषु, भारत के पड़ोस में कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी अभी तो फिलहाल मित्रता चल रही है, लेकिन बीच में सीमा विवाद था, फर्क का विवाद था, इसलिए हमारा दुश्मन था। तो ये पाशनी ग्रह मतलब पीठ का शत्रु। उधर कौन हुआ? अरि। यहाँ क्या हुआ? पाशनी ग्रह। पाशनी ग्रह के बाद में कौन आता है? आक्रांत। उधर कौन आता था? अरि मित्र। आक्रांत मतलब पीठ का मित्र, मतलब म्यांमार। म्यांमार किसका दोस्त हो गया? भारत का। दुश्मन किसका हो गया? बांग्लादेश का, क्योंकि दोनों की सीमाएं मिलती हैं। फिर आगे आप आओ, पाशनी ग्रह सार मतलब पीठ का जो शत्रु है उसका मित्र। थाईलैंड। थाईलैंड किसका दोस्त हो गया? बांग्लादेश का। दुश्मन किसका हो गया? म्यांमार, बर्मा का। ठीक है। अब आक्रांत सार मतलब आक्रांत का मित्र मलेशिया। मलेशिया किसका दोस्त हो गया? बर्मा का। और थाईलैंड का दुश्मन हो गया। तो आप देखेंगे ये तो हो गए 10। अब आता है मध्यम। मध्यम में जो देश होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं जिनकी सीमाएं इनसे मिल रही हैं, विजिगीषु से भी मिल रही हैं और अरि से भी मिल रही हैं। और ये जो हैं या तो किसी का भी साथ दे के दूसरे को निपटा सकते हैं या अकेले ही दोनों से लड़ सकता है। अब जैसे इसमें हम देख लें, भारत की सीमा किससे मिल रही है? रूस से। तो रूस हमारी सहायता भी कर सकता है और पाकिस्तान को हरा भी सकता है। वहीं चीन, चीन जो है जिसकी सीमाएं मिल रही हैं तो पाकिस्तान की मदद भी कर सकता है और भारत को हरा भी सकता है या भारत से लड़ भी सकता है। तो ये एक मैंने उदाहरण दिए है वर्तमान संदर्भ में, लेकिन ये सब मनु ने उस समय बताया था जब ऐसी कल्पना करना ही व्यर्थ था। तो विद्यार्थियों, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहला पार्ट हमारा समाप्त हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। ये है षाड्गुण्य नीति, मतलब 6 लक्षणों से युक्त नीति। एक राजा को, एक व्यक्ति को जब मुसीबत आए तो उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ जो दिन होते हैं वो हमेशा एक से नहीं होते, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत कमज़ोर दिन होता है। उसको हम पढ़ेंगे और फिर थर्ड पार्ट पे आएंगे हम लोग।